तुम्हारा हक और अधिकार एक छोटी सी टिकट है। आमदार बनने से हक अधिकार मिल जाएंगे। ये हक अधिकार की बात जब हम करते हैं तो पूरे खुले दिल से करना चाहिए। ये सही है कि यहां पर हमारी जनसंख्या है, एक बहुसंख्यक समाज आदिवासी है। सालों से यहां पर हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिला और हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये जायज बात है, ये सही बात है, लेकिन उससे सच क्या है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं कुछ लोगों को, मैं उनका सबका सम्मान करता हूं, दादा लोगों का, जिन्होंने ये बात को रखी। सही है वो, मैं समर्थन भी करता हूं बात का। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये जो बिरसा ब्रिगेड का मिशन आप लोगों ने बनाया है, ये जो मिशन पूरे देश में चल रहा है, ये केवल आमदार और खासदार बनाने का मिशन नहीं है। मिशन का ऐसा मानना है कि एक आमदार बनाओगे आप, एक खासदार बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता और कैडर बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर मूवमेंट के लिए काम देगा। तालियां मत बजाना। ये सोच है मिशन की। ये मिशन का संबंध पवार साहब से नजदीक है, ये बात भी सही है दादा। पवार साहब का अनुभव, उनकी राजनीतिक एक्सपीरियंस का मिशन को, और उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो हमने बोला कि भाई साहब, हमारे समाज में प्रतिनिधित्व नहीं है, आप हमारे साथ आ सकते हो क्या? उन्होंने बोला बिल्कुल, मैं आपके साथ सामाजिक क्षेत्र में, आपके मिशन में हम लोग आपका साथ देंगे। ये बात बहुत अच्छी हुई और वो देखने में भी आई कि जब पूरे देश के लोग चुपचाप थे तो पवार साहब ने एक बात बोला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले, जिसकी चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हुई। पवार साहब को मध्य प्रदेश में हमने इंदौर में इनवाइट किया था, तब पवार साहब ने बोला कि आदिवासी ही देश के सच्चे मूल मालिक है, इनको मूल निवासी होने का दर्जा मिलना चाहिए। फिर ताली बजाए आप। ये बात संयुक्त राष्ट्र में गई और लोग बोलने लग गए कि एक देश का नेता, एक बड़ी पार्टी का नेता, एक बहुत एक्सपीरियंस वाले नेता ने यह मान लिया है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, और उन्होंने इस बात को पूरे देश के सामने रखा। जब पवार साहब ने बोला तो राहुल गांधी भी जब मेरी मुलाकात हुई राहुल गांधी जी से, तो उन्होंने बोला यार सतीश, तुम पवार साहब को क्या किए? मैंने बोला क्या किए भाई, वो तो आपकी जैसी भाषा करता है। तो मैंने बोला वो गलत भाषा है क्या, वो सही है क्या गलत है, इस पर बात होनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने भी देखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी उनसे इसी लेवल पे चर्चा हुई। मैंने बोला इस देश का संविधान जिसमें लिखा है उसकी पूर्ति की गई है कि भाई जो इस देश के अनुसूचित जमाती के लोग हैं वही इस देश के आदिवासी और मूल मालिक है। ये बोल रहे हैं कि भारत के संविधान में आदिवासी ये शब्द नहीं है, ये टेक्निकलिटी की बात करते हैं। हमने प्रूव करके बताया कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो इस देश के मूल मालिक है, वो प्रथम नागरिक है। उसके बाद नंदाबाई भील, जिसको नंगा घुमाया गया था,
जिसके बाल काटे गए थे, उस नंदाबाई भील की पिटीशन में महाराष्ट्र सरकार नहीं जा रही थी। मैंने कुछ ऐसी बात तो मैंने नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज से कुछ चीज छुपानी भी नहीं चाहिए। मैं कुछ अपने आमदारों को रूम में बंद किया और उनको बोला, जिंदा रहना है तो ये हमको करना ही पड़ेगा। उनका दिमाग वॉश किए। उसके बाद उनको समझ में आया कि यह मामला गंभीर है। उनको लग रहा था कि यह केवल नंदाबाई भील का मसला है। जब उनको समझ में आया तो हमको परमिशन मिली महाराष्ट्र सरकार से और हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को फाइल किए और एक निर्णय आया। ऐतिहासिक भारत के इतिहास में ऐसा कोई निर्णय नहीं आया। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आया 2010-11 में कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक है और वही इस देश के मूल मालिक है और वो अनुसूचित जनजाति के नाम से संविधान में जाने जाते हैं और उनको मूल निवासी होने का दर्जा मिलना ही चाहिए। फिर ताली बजाए। ये जजमेंट जो पास हुआ जस्टिस काजू का, उसने इस देश में आपको मूल मालिक बना दिया। एक आदिवासी महिला जब नंगी घूमी जाती है, उसको नंगा किया जाता है, उसके बाद उसके साथ अत्याचार होता है, उसकी लड़ाई जब लड़ने जाते हैं, तब इस देश में 55 साल के बाद एक निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, आदिवासी देश के मूल मालिक है। भगवान राम यहां पैदा हुए जिसके कोई एविडेंस नहीं थे। भगवान राम को पार्टी बनाया गया, उनके भी एविडेंस नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो भूमि है यहीं पे राम पैदा हुए, तो देश के लोगों ने मान लिए, वहां पे राम मंदिर बन गया। वहां राम मंदिर बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला देश का मूल मालिक आदिवासी है। अपने देश का प्रधानमंत्री चुपचाप रहता है यूएन में और ये खबर भेजते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। कोई नेता सामने नहीं आता है बोलने के लिए कि हम मालिक है, हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है। साथियों, जो ज्यादा लंगड़ा हो जाता है उसको बैसाखी की जरूरत है। इस देश में सबसे बुरे हाल आदिवासियों के हैं। सबसे तकलीफ में आदिवासी जी रहा है। उसको जिंदा रखने के लिए सहारे की जरूरत है। इसलिए हम मिशन की तरफ से, मेरी सोच ऐसी है कि भारत का जो राष्ट्रीय संविधान में प्रावधान है, जो आरक्षण है, स्वरक्षण है, उसके साथ साथ आदिवासियों को अंतर्राष्ट्रीय संविधान में भी आरक्षण, स्वरक्षण और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये यूएन में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसमें जो प्रावधान है मूल निवासियों के लिए, वो प्रावधान आपको मिलना चाहिए। ये लड़ाई का बेसिक, इस लड़ाई का मूल आधार यह है। कोई इलेक्शन में मैंने देखा नहीं कि अपने आदिवासियों ने लिखे होंगे हमको देश का मूल मालिक डिक्लेयर करो। साला कोई भी आता है जिसको कुछ नहीं समझता है, जो संविधान नहीं पढ़ा, वो आदमी बोलता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अबे आदिवासी हिंदुओं के खिलाफ में नहीं है। शिवाजी महाराज की जन्मस्थली पे बोल रहा हूं मैं। शिवाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य या उसकी जो संस्कृति थी वो हिंदू राष्ट्र की नहीं थी, सिंधु राष्ट्र की थी। उसकी संस्कृति आदिवासी संस्कृति थी। संभाजी महाराज ने संस्कृत भाषा को हटा के प्राकृत बोली भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिलाया, जो आदिवासी मावड़ी भाषा है, जिसको प्राकृत भाषा बोलते हैं। उस वक्त कोई पति मर जाए तो उसकी पत्नी को सती कर दिया जाता था। सनातन धर्म और मनुवादी धर्म जिसको बोलते हैं उनके हिसाब से। लेकिन इसी सेमिनरी में यह गवाह है कि जब शिवाजी महाराज के पिता गुजर गए, उनकी मां को सती करने का प्रावधान दिया गया था। यहां के आदिवासियों ने उसका विरोध किया है और विरोध करने के बाद
जिजाऊ को राजमाता का दर्जा दिया और उनके हाथ में सत्ता दी। यह केवल आदिवासी संस्कृति की वजह से हुआ है, दूसरी संस्कृति में इसके कोई प्रावधान नहीं है। आदिवासियों ने शिवाजी महाराज की मां को जिजाऊ माता बनाया, सर्वमान्य राजा बनाया। उस संस्कृति के आप वारिस हो। संभाजी महाराज का झुकाव आखिरी तक आदिवासियों की तरफ में था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक पहले आदिवासियों ने किया, यहां के मनुवादियों ने उसका विरोध किया, उसके बाद में दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि अगर आदिवासियों का राज्याभिषेक, आदिवासी संस्कृति से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया तो इस देश में पूरी आदिवासी संस्कृति खड़े हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएगी सबकी। कुछ लोग मेरे से सवाल पूछते थे, डिबेट करते थे। कुछ लोगों ने पूछा कि यह तलवारबाजी का जो हुनर है फलाने ने सिखाया, तलवारबाजी का हुनर संभाजी महाराज को किसने सिखाया? ये फलाने इसने सिखाया, वो उसने सिखाया, ये पेशवाई वाली भाषा करते थे। मैंने एक ही सवाल पूछा, तलवार चलाना बड़ी बात नहीं है, ढाल चलाने का हुनर आना चाहिए। बचेगा तो मारेगा, बचेगा ही नहीं तो मारेगा कैसे? संभाजी महाराज को ढाल चलाने की जो शिक्षा है वो आदिवासियों ने दी है। ये दुनिया में एक ही कौम जानती है, पूरे देश में नहीं, दुनिया में एक ही कौम के पास हुनर है। ढाल चलाने की हुनर केवल आदिवासियों के पास में है। आदिवासी कभी किसी पे आक्रमण नहीं करते। एक उदाहरण बता दो, किसी ने, आदिवासी राजा ने किसी की संतलत को छीना है, किसी के राज्य को छीना है। साथियों, मैं इस लड़ाई को उस तरीके से नहीं देखता हूं कि हमको प्रतिनिधित्व देना है, नहीं। बिरसा ब्रिगेड जहां पे शिवाजी महाराज पैदा हुए वहां प्रतिनिधित्व मांगता है। शिवाजी महाराज के विचारों का प्रतिनिधित्व पूरे दुनिया में ले जाना चाहता हूं मैं। हम बिरसा ब्रिगेड के मार्फत पूरी दुनिया के लोगों को संभाजी महाराज की विचारधारा, आदिवासियों का उनके साथ कनेक्शन और आदिवासी संस्कृति के साथ यहां के मराठाओं का रिलेशन, ये बताना चाहते हैं हम। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने आपको टिकट नहीं दिया, किसी ने हमारे समाज को पूछा ही नहीं, तो तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि नहीं? वो सॉल्यूशन निकालने की क्षमता मिशन के पास होनी चाहिए। और अगर वो सॉल्यूशन हम लोगों ने नहीं निकाल पाए तो हम फेल हो गए। ये व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये समाज का प्रश्न है। आज आदिवासी यहां मांग रहा है तो मराठाओं के मान में आ जाएगा, अरे यार ये तो हमारी भी सीट छीनने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह व्यक्तिगत सोच हो सकती है, सामाजिक सोच कुछ अलग है। अगर संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में, इस पवित्र जगह पर अगर पवार साहब की सोच बनती है या उनकी कोई दूसरी पार्टी की भी सोच बनती है कि हम आदिवासियों को अपना कैंडिडेट बनाएंगे, हम आदिवासियों को नेतृत्व देंगे, तो इतिहास रिपीट होगा। किला आदिवासियों का, जमीन आदिवासियों की, सेना आदिवासियों की, राजा शिवाजी कैसे, किस सोच की वजह से बने, इस पर सोचनी चाहिए। हम लोगों ने इस पर बात करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि वो कौन सी विचारधारा थी जब सब हम एक जगह थे। मैं बार बार बोलता हूं, किसी को उचकाने के, किसी का मन दुखी करने की भावना मेरे में नहीं है। लेकिन शिवाजी महाराज ने जय श्री राम नहीं बोला, हर हर महादेव बोला, जय भवानी बोला। मराठी में उसका अर्थ क्या निकालते आप मेरे को नहीं मालूम,
लेकिन आदिवासी भाषा में भवानी को अपनी दादी की माँ, दादी की नानी, यानी दादी की माँ की माँ, उसको भवानी बोलते हैं। भावानी और भवानी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। भावानी यानी पुरुषवाचक, भवानी यानी महिलावाचक। शिव का उल्लेख, शिव संस्कृति का उल्लेख, ये हर आदिवासी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूं। इस देश में शिव को बदनाम करने का भी षड्यंत्र चल रहा है, शिव को छोटा करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। महादेव करके सीरियल आता है, मैंने उसकी क्लिप में देखा कि पार्वती महादेव को पूछते हैं, माता पार्वती पूछती है भगवान महादेव को कि आप अकेले में बैठ के किसका ध्यान करते हो? तो महादेव जवाब देता है, मैं राम का ध्यान करता हूं। हजम होने वाली बात है ये। मैं पहले पैदा कौन हुआ? इसका मतलब इसके पीछे एक षड्यंत्र छुपा है भगवान शिव को कम करने का। शुरू से इस सभ्यता को खत्म करने का षड्यंत्र चलते हुए आया है। क्या यहां का ओबीसी, यहां का मराठा, यहां का दलित, यहां का बहुजन छाते पे रख के हाथ बोल सकता है मैं आदिवासियों का वंशज हूं? खुद को तो हिंदू बोल देता है भाई। ये छोटी चीज है, क्योंकि जिनके पास हिंदुत्व का कंट्रोल है वो बड़े लोग हैं, लेकिन जिसके पास सांस्कृतिक कंट्रोल है, जो उसके वारिस है, वो बहुत छोटे लोग हैं, नंगे बदन वाले लोग हैं, ये लंगोटी वाले लोग हैं। लंगोटी वाले को भाई बोलने के लिए कलेजा लगेगा, सोच लगेगी, समझ लगेगा, संयम लगेगा। ये आदिवासियों को अपना भाई बोले, इस तरफ इस मूवमेंट को ले जाने की कोशिश चालू है। हम किसी को गलत नहीं बोलते। आपने हमको वनवासी बोल दिया, हमने कुछ बोले? आप खुलेआम इस देश के मालिक को वनवासी बोलते हो। अब जंगल में शेर रहता है, सुअर रहता है, जानवर रहते हैं, आदिवासी भी रहता है। यह मानववाचक शब्द नहीं है, तो भी आपको बोला जा रहा है। पहले असुर बोलते थे, फिर राक्षस बोलते थे, फिर वानर बोलते थे, अब वनवासी बोलने लग गए। मूल्यवासी, आदिवासी, वनवासी, स्वर्गवासी, ये प्लानिंग है। ये सोच के खिलाफ की हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में वो हमारे साथ आ सकते या नहीं आ सकते, इसका टेस्ट करना है। सर आप तो आदिवासी बादल हो, मेरे को मराठी समझता नहीं ज्यादा, लेकिन आदिवासियों की आप आवाज हो। अरे एक आमदार का पोस्ट नहीं मिलने से तुम्हारा कुछ हल्का भारी होता है क्या? शेर तो शेर ही रहेगा। मैं मेरी जिंदगी के 29 साल दे दिया, मैं स्टूडेंट लाइफ से आया हूं। कुछ भाई सीपीएम की बात कर रहे थे, आपने अच्छा बोले, सीपीएम के बारे में आपने बोले। मैं सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, ये सब पूरी जितनी फैक्ट्री है विचारों की, उसमें से निकला। इस देश का समाजवाद जो है, जो बुनियादी समाजवाद है, वो आदिवासी संस्कृति में है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग खुल के नहीं बोल रहे कि आदिवासी देश का मालिक है। मेरी समस्या यह है, वो वर्गवादी विश्लेषण करते हैं। सांस्कृतिक विश्लेषण से क्यों डरते हैं? जब आप मटेरियलिस्टिक, भौतिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जब आप पढ़ाई करते हो, जब समाजवाद की पढ़ाई करते हो, तो आदिवासियों को आदिवासियत और उसकी संस्कृति को समाजवादी संस्कृति बोलने से कतराते क्यों हो? खुली बात करो, खुली, डर के मत बात करो।
समाज को मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ताकत यह है, तुम्हारा क्या कहना है तुम देखते बैठो। हमारी लाइन ये है, हम मांग नहीं है, हम सोच जगह एक जगह आ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। यह ताकत का उपयोग समाज की उन्नति के लिए, समाज के प्रोटेक्शन के लिए, समाज की आने वाली जनरेशन को जिंदा रखने के लिए होना चाहिए। अधिकार परिषद की मैं इसलिए बात कर रहा हूं भाइयों कि हमारे बच्चे, यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वन कायदा बनाई थी, यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तुम्हारा पेशा कायदा बनाई है, और ये गांव में डिंडोरा पिटते हैं। पेशा कायद्याच्या ते झाला पाहिजे, क्या बोलते उसको, अंमलबजावणी झाली पाहिजे। अब इन्होंने अंमलबजावणी की जगह दूसरा शब्द ला लिया, पेशा कायद्याचा नायनाट। आदिवासींचा विकास झालाच पाहिजे की जगह आदिवासींचा विनाश झालाच पाहिजे, ये धोरण बना लिए। एक महीने तक वो बच्चे बेचारे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हमें आदिवासी नेता और आदिवासियों के वोट लेने वाले नेता खामोश क्यों है, बोलते क्यों नहीं है? आदिवासी नेता वो खामोश है, आदिवासियों के वोट लेकर बने हुए नेता वो भी खामोश है। मामला क्या है, क्यों हजम नहीं हो रहा है? ये आदिवासी अधिकार परिषद लेने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको यह समझा देने का यह है कि आपको मारने की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बोगस आदिवासियों की जगह असली आदिवासियों को दो, इनके बैकलॉग्स क्लियर करो, इनकी लाइन ऑफ एक्शन रिजर्वेशन का जो बैकलॉग है उसको पूरा भरो। लेकिन गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया, जो बोगस आदिवासी थे उनके लिए जीआर बनाया, उनको प्रोटेक्शन दे दिया, मानवीय आधार पे किया। अबे उसके साथ मानवीय आधार और आदिवासियों के साथ अमानवीय आधार, उसके साथ मानवीय व्यवहार, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार। चल ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दो, हमारे रिजर्वेशन का क्या? हमारे रिजर्वेशन का क्या? पिछले 5 साल में 11,200 लोग भर्ती हुए आदिवासियों। कितने? 11,200। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा लोगों की कोई भर्ती नहीं हुई। और आदिवासियों में बेरोजगारी की संख्या कितनी है? 4,52,00,000। 4,52,00,000 बेरोजगार बच्चे जिस समाज में है वहां 11,000 नौकरी क्या होती हो? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा। कौन से रिजर्वेशन की लड़ाई की बात कर रहे हैं आप? जहां पोस्ट ही नहीं है आप कैसे जिंदा रहोगे? आधे से ज्यादा आदिवासियों का सर्वे हुआ, लेबर सर्वे। इस देश में संडास साफ करने का जो काम है उसको इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा बनाया है, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा नहीं बनाया गया। इस पे चर्चा नहीं करते। तुम्हारे बच्चों को सेंट्रल मेस के नाम पे क्या परोसा जा रहा है, थोड़ा देखो। आदिवासी का बच्चा क्या खाएगा ये ठेकेदार तय करेगा, गवर्नमेंट नहीं। तुमको मारने के लिए भी ठेकेदार बना लिया उन्होंने। तुम्हारे बच्चे कैसा खाना खाते हैं इस पर भी बात करते हैं। आदिवासियों को मालूम नहीं है डीबीटी क्या है। अरे डीबीटी का जो पैसा आता है आदिवासी बच्चों के लिए, ये 10 महीने का पैसा दे रहे हैं। फिर भी डीबीटी के पैसे से क्या हाल हो रहे हैं ये आपको मालूम है। उसका पैसा ही खर्च हो जाता है, उसको खाना नहीं मिलता है। ये पैसे ले और देखते बैठ तू। ये एटीट्यूड है महाराष्ट्र सरकार का कि हम तुम्हारी जवाबदारी नहीं लेंगे। इरिस्पॉन्सिबिलिटीज, इग्नोरेंस। आपके लिए जो स्टेट की ओपिनियन है वो इग्नोरेंस वाला ओपिनियन है। आपको वो ध्यान नहीं देना चाहते। पैसे ले और निकल, कर ले पढ़ाई। आपकी शिक्षा की गारंटी,
आपके शिक्षा का नियोजन, आपके शिक्षा का प्रयोजन ये गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है। इसको बोलते हैं टू रिफ्यूज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्राइब्स। सुप्रीम कोर्ट में भी यह स्टैंड आया है। 10 महीने की डीबीटी दे रहे हैं। इनका कहना है 10 महीने पढ़ाई कर, 2 महीने की पैसे नहीं दूंगा तेरे को। 2 महीने की डीबीटी नहीं मिलती है, इसलिए डीबीटी चला रहे हैं। और वो 2 महीने की डीबीटी कई करोड़ों रुपया हो गया है। किसके जेब में जा रहा है? क्या डीबीटी का पैसा कहीं लाडली बहना में तो नहीं जा रहा है? हंसने की बात नहीं है। 12 महीने दूसरे बच्चों को पढ़ाई करने की बात की जा रही है और 10 महीने आपके बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। 2 महीने का राशन आपके बच्चे को नहीं देंगे और नहीं दे रहे हैं। अपने नेता चुपचाप क्यों है? क्योंकि इनके बैंक में पैसा जा रहा है। डीबीटी का पैसा 2 दिन भी रख दिए तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट आता है। कई कोऑपरेटिव बैंक जिंदा है डीबीटी के भरोसे। ये बड़े बड़े आईसीसी और ये प्राइवेट बैंक्स भी जिंदा है डीबीटी के भरोसे। ये घोटाला है। इस पर डिबेट करें ना। जिसको डीबीटी पर लागू करना है, मैं खुलेआम उनसे ये करता हूं, इस पर डिबेट तो करें। की भी बोली लग रही है। पूरा आदिवासी डिपार्टमेंट ठेकेदारी भी चल रहा है। इन्होंने ठेकेदारी पे इतने कर्मचारी भर दिए कि अब ये बोलने लगा दिए कि ठेकेदारी में जो कर्मचारी भरे हैं उनको नियमित किया जाए। अबे तो रिजर्वेशन का पालन कैसे होगा? पैसा का पालन कैसे होगा? ठेकेदारी पे तो ओपन के भर दिए आपने। आदिवासी तो भरे ही नहीं। 4% आदिवासी भरे। तो नौकरियां किसको मिलेगी? आदिवासी को कि गैर आदिवासी को? डिपार्टमेंट तुम्हारा मौज ठेकेदार करता है, मिनिस्टर करता है, ऑफिसर करते हैं। कोई योजना आती है तो सबसे ज्यादा खुश ठेकेदार और ऑफिसर लोग होते हैं। बेचारा आदिवासी चुपचाप रहता है। ये झोपड़ी पे पन्ने डालने की स्कीम, उसको सेड़े पालने की स्कीम, बकरी पालने की स्कीम, बाजा बजाने की स्कीम। अबे तुम्हारे बारे में, आदिवासियों के बारे में सोच क्या है? तुम्हारे डेवलपमेंट के बारे में क्या प्रोग्राम है गवर्नमेंट के पास? इस पर बात क्यों नहीं करते? क्यों चुपचाप है अपना आदिवासी मिनिस्टर? बैल जैसा, सांड जैसे बैठे रहते। आश्रम स्कूल में बच्चा मर गया, अभी भी उसको 30 से 40 हजार रुपए का चेक। तुम्हारे बच्चे की जान की कीमत कितनी? मैं बार बार बोलता हूं, जानवरों की बकरा भी 1 लाख का बिकता है ईद का। तो भी हम चुपचाप क्यों है मेरे भाई? ऐसे प्रोविजन से तुम्हारे समाज का विकास होगा, हमारे समाज का विकास हो सकेगा। यह हक अधिकार सम्मेलन, हक अलग होती है चीज जिसको राइट्स बोलते हैं। अधिकार का मतलब क्या? एक ही शब्द है दोनों या अलग अलग है? चलो मैं सबसे पूछता हूं, यहां खड़े होकर जवाब दो। आदिवासी की जमीन पर भी गेहूं उगता है, चावल उगता है, सब उगता है। गैर आदिवासी की जमीन पर भी गेहूं उगता है, चावल उगता है, सब उगता है। आदिवासी की जमीन 10 लाख रुपए एकड़ और गैर आदिवासी की 1 करोड़ रुपए एकड़। क्यों? थोड़ा खड़े होकर जवाब दो। चलो, हम नेतृत्व करना चाहते हैं समाज का। ऐसा क्यों है? आदिवासी बच्चा मरता है तो 40 हजार, गैर आदिवासी बच्चा मरता है तो 4 लाख। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? आपकी कीमत ही कम कर दिए। आपकी जान की कीमत, आपके बच्चों की जान की कीमत अगर कम हो गई तो आपकी राजनीतिक वैल्यू क्या रहेगी? जिस समाज की सोशल वैल्यू खत्म हो गई है, उस समाज की पॉलिटिकल वैल्यू कैसे स्टार्ट हो पाएगी दादा? मैं हमारे लोगों को पूछता हूं, हर समय बात करता हूं, हर जगह बोलता हूं, पूरे देश भर में बताता हूं, तुमको जमीन देने वाले भगवान का नाम बताओ।
ज्या देवानी तुम्हाला जमीन दिली त्या देवांचं नाव सांगा. कोणता देव आहे तो? तो इनका देव जैसा स्थान है क्या तुम्हारे घरों में, तुम्हारी बस्तियों में? उनकी विचारधारा का क्या है? राघोजी भांगरे की विचारधारा, उसका इतिहास नहीं, उसकी विचारधारा क्या थी, ये किसी ने तुमको पूछा, क्या जवाब दोगे? नागे कातकरी की कौन सी विचारधारा थी? मैंने कल बोला 60,000 कितने लोग मरे, कल बोला मैंने भाषण में. सिर्फ 13 साल में 13 यानी 30 साल के अंदर अंतरकाल में 60,000 लोग मरे थे उस वक्त इस जमीन के आंदोलन के लिए. झूठ बात है तो मेरे को बाद में बोलना, मैं सच बात बोल रहा हूं. इको टूरिज्म का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया. इको टूरिज्म, पर्यावरण का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया विदेश के बड़े बड़े कंपनियों के साथ, पूंजीपतियों के साथ में. और वो जमीन किसकी दे रहे हैं? आदिवासियों की जमीन कर रहे हैं. ये पहाड़ों पे रहने वाले आदिवासियों की जमीनों का सौदा हो गया. विस्थापित कौन होगा? कौन बेघर होगा? किसकी संस्कृति खत्म होगी, किसका अस्तित्व खत्म होगा, किसके पुरखों की प्राचीन जमीनें छीनी जाएगी, वो कौन है? तो तुम्हारा आदिवासी नेता चुपचाप क्यों है? ये जब साइन होता है तब आदिवासी चुपचाप क्यों रहते हैं? तब पार्टियां चुपचाप क्यों रहती है? जो गढ़चिरौली के हाल है, बस्तर के हाल हो रहे हैं, जो माइनिंग में उड़ीसा के हाल हो रहे, झारखंड के हाल हो रहे, वही हाल अब इधर के होने वाले हैं. सह्याद्री पे बहुत तीखी नजर है लोगों की, आदिवासी पे भी नजर है और उसकी जमीनों पर भी नजर है. जहां जहां आदिवासी क्षेत्र है, जहां जहां इनके प्रकल्प बन रहे हैं, वहां वहां इन्होंने आर्मी लगा दिए है. पुलिस नहीं, क्या लगाए? आर्मी. और उसको कानूनन रूप दिया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में हम आर्मी के स्टेशंस बनाएंगे. और वही कानून था जिसको 2023 में भारत सरकार ने बनाई, वन संरक्षण संवर्धन नियम अधिनियम 1980 के नियम को जो इन्होंने अमेंड किया, वो कानून बनाए और उसमें प्रावधान किए कि आदिवासी क्षेत्रों में हम अब क्या बनाएंगे? सेना के ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगे. आदिवासी जमीनों पर अब अलग टाइप की प्लानिंग होगी, वो कॉर्पोरेट्स को दिए जाएंगी. और जो एक्ट बनाया गया उसमें आदिवासी शब्द ही नहीं है. साथियों, अगर वो कानून 6 महीने के लिए भी भारत में लागू हो जाएगा तो आदिवासियों का इतिहास सहित आदिवासी समाप्त हो जाएंगे. उनका पूरा इतिहास ही खत्म हो जाएगा. उनकी जमीनें हमेशा हमेशा के लिए चले जाएगी. वो काले कानून के खिलाफ में हमने पिटीशन डाले बिरसा ब्रिगेड की तरफ से. मेरे को बहुत लोग डराए, अरे सतीश पेंदा हम तेरे को मार डालेंगे, तेरे को खत्म कर देंगे, तू कौन सी खेत की मूली है. देख, वो आप पार्टी का नेता केजरीवाल, उसका क्या हुआ, हेमंत सोरेन का क्या हुआ, फलाने का क्या हुआ, तू कौन सी खेत की मूली है, तेरे को तो मार डालेंगे. इतना डरा है मेरे को. मैंने बोला यार, मरे हुए आदमी को क्या मारने का डर बता रहे हो? हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमने बिरसा मुंडा की, टंटा भिल की, राघोजी भांगरे की मूवमेंट को खड़ा किया. पिटीशन डाले और वो पिटीशन के सहारे उसको स्टे किए, उस काले कानून को स्टे लाए. अभी उसकी फाइनल हियरिंग होने वाली है. एक मामूली सा बोगस आदिवासी का केस डालते हैं तो लाखों रुपए का चंदा कर लेते हैं, क्योंकि अधिकारियों को, कर्मचारियों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है की नाही आपले प्रमोशन झाले पाहिजे, आपले परमिशन झालं पाहिजे, काहीतरी आपल्याला भेटला पाहिजे म्हणून तो खूप लाखों पैसे तो त्याच्यासाठी देतो.
गोळा करून घेतात हे लोग। इतने पैसे वैसे नहीं लगते, ये धंधा बना लिए। लेकिन तुम्हारे आज तक के भारत में आदिवासियों पर सबसे बड़ी पिटीशन है ये। इसमें से कितने लोगों ने 1000 रुपए का चंदा दिया उसके लिए, उस पिटीशन को लड़ने के लिए, जो अब तक के भारत में आदिवासी अधिकारों से संबंधित, उसके 5वीं अनुसूची के अधिकारों से संबंधित, उसके स्वायत्तता के अधिकारों से संबंधित, 13(3) का से अधिकारों से संबंधित, स्पेशल राइट्स और आइडेंटिटी से संबंधित सबसे बड़ी पिटीशन है जिसको अपन ने स्टे करके रखे हैं, जो मोदी सरकार के खिलाफ में अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है। साथियों, हमारे समाज के कर्मचारी को नहीं लगता है कि वो जंगल में रहने वाला आदिवासी जीवित रहे। आपका जो जंगल का वो हुआ, वो 2023 के विशेष कानून के ही तहत हुआ है। उसका प्रिडिक्शन आप देखना, यहां के गृह मंत्रालय से, यहां के वन मंत्रालय के जो सेक्रेटरीज है, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है उसके बारे में। साथियों, ये हक और अधिकार परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोगों को यह मालूम हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। कितने लोगों को मालूम है कि यह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है? कितने लोगों को मालूम है कि बिरसा ब्रिगेड ये देश की आदिवासी विचार मंच के साथ देश का सबसे बड़ा पिटीशन लड़ रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में? अगर ये हार गए हम तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको मिले हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे पहचान के साथ। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है आरएसएस का और बीजेपी का। कितने लोगों को मालूम है? कौन डिबेट करता है उस पर? कितने लोगों ने पिटीशन पढ़ी है? कितने लोगों ने उस एक्ट को देखा है? उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आपके बाल बच्चे अब सुरक्षित रहने वाले नहीं है। ये गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाली नहीं है। अब हम ये बोल रहे हैं कि भैया बीजेपी आरएसएस की सरकार तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, कल आने वाली सरकार तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगी, इसकी क्या गारंटी है? पार्टी और सरकार नेताओं के भरोसे समाज को नहीं खड़ा करने का। समाज को अगर जिंदा रखना है तो आपका अपना सामाजिक मिशन होना बहुत जरूरी है। पर्यायी तरीके से मुसलमान को रिजर्वेशन है क्या? कैसे जीवित है वो इसमें? बिगर रिजर्वेशन के मुस्लिम यहां पर जिंदा है। इनके किसी भी षड्यंत्र के खिलाफ में लड़ने के लिए सरकार पर डिपेंड ना होते हुए हमारी सामाजिक व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना है कि हमारा समाज जिंदा रहे। क्योंकि गवर्नमेंट आपके हाथ में है क्या? सरकार आपकी सुनती है? इस देश की न्याय व्यवस्था में आपके लोग हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज तक के एक आदिवासी जज नहीं बना है। जब मणिपुर की घटना हो रही है, अभी भी हो रही है, राज्यपाल कौन है? वहां की आदिवासी। राष्ट्रपति कौन है? दोनों महिलाएं हैं। और यह महिला आदिवासियों के रहते हुए नंगा तुम्हारा नाच बताया गया पूरे देश को। साथियों, यह घटना नहीं है, यह आदिवासियों के लिए चुनौती है। इतनी बड़ी घटना जिसको वर्ल्ड के लोगों ने देखे और उस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक के संसद में एक भी बयान प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है मणिपुर की घटना के बारे में। क्या संकेत है? तुम्हारी आदिवासी भाई चुपचाप है। इतनी बड़ी घटना होती है और उस पर प्रधानमंत्री चुप, तुम्हारी आदिवासी राष्ट्रपति चुप। अरे राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद हो सकता है क्या तुमको? अब तो आदिवासी राष्ट्रपति है तो भी तुम्हारे ये हाल है। इसमें से क्या संदेश मिलता है हमको? बताइए, क्या हल निकालेंगे आप? साथियों, महाराष्ट्र की विधानसभा इलेक्शंस में आदिवासी आमदार नहीं, आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की तरफ हमको जाना पड़ेगा। हमारा सामाजिक हस्तक्षेप करना पड़ेगा। 58 सीटें हैं, 54 नहीं, कल 54 बोला था मैं, आज स्टडी किया, 58 सीटें हैं जिसको आदिवासी उलटफेर कर सकते हैं।
22 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस की है, 26 सीटें कांग्रेस की है और बची हुई सीटें यूबीटी की है। अगर ये गठबंधन के लोगों को ऐसा लगता है कि गठबंधन का कुछ खरा खोरा होना चाहिए, सही सही चलना चाहिए, तो आदिवासियों को बैठकर उनके साथ बात करनी चाहिए, और नहीं तो गए भैंस पानी में। हम तय कर सकते हैं, और मैं यहां से इसलिए बोल रहा हूं, कोई फोकनार बातें नहीं कर रहा हूं। जिन सीटों की मैं बात कर रहा हूं उसमें बिरसा ब्रिगेड का वजूद है, हमारे सामाजिक संगठनों का वजूद है, हमारे नेताओं का प्रभाव है, सामाजिक नेताओं का प्रभाव है। शरद पवार हमारे साथ बैठते हैं, हमसे बात कर लेते हैं, हमको पूछते हैं, रिपोर्ट मंगाते हैं, हमको इंटरटेन करते हैं। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, यूबीटी के लोग क्या कर रहे हैं? अरे हमने लोकसभा में किसी से पूछ के किसी से 2 रुपए नहीं लिए। कोई बोल दे नेता आदिवासी ने, बिरसा ब्रिगेड के लोगों ने पैसा लिया होगा, बिगर बोले इनकी सीटें चुना के लाए, गढ़चिरौली जैसे क्षेत्र से इनको चुना के लाए। उनको लग रहा है कि वो इतने बड़े नेता हो गए कि वो चुना के ला लिए। बे ठीक है, इस बार आदिवासी चुपचाप रहता है, तुम्हारे में दम है तो चुन के आ जाओ। ये मेरी इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को, यूबीटी के नेताओं को खुली चुनौती है। शरद पवार जी की पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, बात करते, डायलॉग कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, लेकिन इन्होंने तो अभी तक के घास भी नहीं डाली, हमको पूछा भी नहीं। इनको लग रहा है आदिवासी कांग्रेस के पास में गिरवी है, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के पास में गिरवी है। यहां पर भी ठीक ठाक डिसीजन नहीं हुआ तो हो सकता है पवार साहब की भी पार्टी में कुछ तो भी गड़बड़ हो सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, छोटा मत सोचो। अरे आप शिवाजी महाराज की धरती पर है, पूरे देश के आदिवासियों की नजर यहां के आदिवासियों पर है कि आप क्या निर्णय लेंगे, आप मूवमेंट को किस तरफ लेके जाएंगे। यह बात सही है कि बिरसा ब्रिगेड का काम सिमनेरी में, जुन्नर में बहुत अच्छा है। क्या अंबेगांव में कम है, क्या अकोले में कम है, क्या गढ़चिरौली में कम है, अमरावती में कम है, यवतमाल में कम है? ये यवतमाल का प्रतिनिधि बैठे हैं यहां। सिर्फ बिरसा ब्रिगेड ने चुपचाप भी रहा चंद्रपुर में, वर्धा में, तो इनकी सीटें हार जाएंगे, ये गवर्नमेंट नहीं बनेंगे इनकी। मैं यहां से दावे के साथ बोल रहा हूं। लेकिन जो व्यवहार आदिवासियों के साथ में हो रहा है राजनीतिक पार्टियों का, वो बहुत ही निंदनीय है। यहां के नेताओं को लगता है मैं बहुत बड़ा नेता हूं, कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है हमारा चेहरा देख के वोट दे रहे हैं, तो चलो प्रैक्टिकल कर लो, एक बार प्रैक्टिकल कर लो, सबको पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है। आदिवासी क्षेत्र में घुसने के लिए तुम्हारे पास कौन सा चेहरा है बताइए? पूरे महाराष्ट्र में आपसे पूछता हूं, एक आदिवासी नेता का नाम बताओ जो आदिवासियों का नेतृत्व करके सामाजिक न्याय दिला दे, हमको राजनीतिक न्याय दिला दे। एक नेता का नाम बताओ, ज्यादा मैं उसके घर का एड्रेस लेता हूं, मैं अभी जाता हूं। यह स्थिति आ गई है अपने समाज की, और इस स्थिति में हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। पहला, क्या आदिवासियों का हस्तक्षेप रहेगा? क्या आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी? क्या आदिवासियों को राजनीतिक न्याय मिलेगा? क्या गैर आरक्षित सीटें जहां पर आदिवासी बहुल है वहां पर उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा? हमको दिया जाएगा कि 25 सीटों पे तुम है, तुमको आरक्षित है, बस उतने लड़ लो। हमारी ये तैयारी है, जहां पर गैर आरक्षित सीटें हैं और जहां हमारी संख्या बहुल है वहां पर भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस दिशा में मिशन काम कर रहा है। जो आप लोगों ने बोले मंच पर, आपकी बात से हम सहमत है। मेरे को बार बार बोला जा रहा था
दादा शरद पवार जी से आप ला लो, टिकट ला लो। इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े नेता थे, अपने आदिवासी नेता थे पवार साहब के पास में, उन्होंने क्या किया? अरे मैं तो पवार साहब की पार्टी का भी सदस्य नहीं हूं, कांग्रेस का भी सदस्य नहीं हूं, नहीं उबाटा का सदस्य हूं, मैं सदस्य हूं समाज का, बिरसा ब्रिगेड का, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं, इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन आपसे वादा कर रहे हैं हम, जब तक के पूरे आदिवासी समाज के का समाधान नहीं होगा तब तक के यहां पर कोई बात नहीं की जाएगी। यहां पर मैं तो आऊंगा ही नहीं, क्योंकि जुन्नर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जुन्नर के आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वनी मारेगांव यहां पर आदिवासी बहुल, चंद्रपुर में आदिवासी बहुल, रामटेक में आदिवासी बहुल, वर्धा के आरवी में आदिवासी बहुल, 1-1 लाख 70-70 80-80 हजार के ऊपर वोट है आदिवासियों के, और ये गैर आरक्षित क्षेत्र है। महाराष्ट्र में ऐसे 23 गैर आरक्षित क्षेत्र है जहां आदिवासी भविष्य तय करता है। अगर वो सीटों पर हमने कोई अच्छी रणनीति बनाए तो जो 25 आमदार है आदिवासियों के, वो 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। हम चाहे तो गवर्नमेंट बना दे और हम चाहे तो गवर्नमेंट गिरा दे, इस स्थिति में आदिवासी है। आप लोगों से मेरी विनती है, संयम के साथ, पूरे ठंडे दिमाग से, सही बात है राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, लेकिन बिरसा ब्रिगेड पहली बार आया है, अब तक के सामाजिक क्षेत्र में काम करने का एक्सपीरियंस है, राजकारण करने का आप लोग दायित्व दे रहे हैं। आप सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे को सब बोलते हैं सतीश दादा आता काही तरी झाला पाहिजे, यानी आप समाजकारण करवाए मेरे से, अब राजकारण भी करवा रहे हैं। पहले चित बोले, अब पट भी बोल रहे हैं, तो कल इल्जाम भी आएगा सतीश दादा तो समाजकारण कम राजकारण ज्यादा करते तो कल बिरसा ब्रिगेड पे आरोप लगेंगे कि ये संगठन राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन नहीं है। इन सब चीजों से आपको उभर के आना है। अपने पास आदिवासी वादर जैसे लोग हैं, इनके पास भी अनुभव है, ये कितने तकलीफों से गुजरे होंगे जब इनको जिला परिषद अध्यक्ष बनाया होगा, क्या क्या किए होंगे उनका उन्हीं को मालूम। अब मैं राजनीति में जाने के लिए आप लोग बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने तो खुजा लिया, अब तू भी जाके खुजा ले, यानी मैं तो मरा हूं, तू थोड़ा डूब के देख, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। एक शेर है, बहुत अच्छे शायर का शेर है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, और हम तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर यानी सपना, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो इस घर को बचाए कैसे, इस समाज को कैसे बचाए, इस बारे में बात होनी चाहिए भाई साहब। आदमी के बारे में गौन, सतीश पेंदाम एमएलसी बने, सतीश पेंदाम राज्यसभा गए, अरे भगाओ ना यार, नहीं दिए तो क्या हो रहा है इससे। पहले स्कूटर पे चलते थे, थोड़ी सी कार किराए की मिल गई है, ज्यादा ही छोंगा तो साइकिल पे जाएंगे, लेकिन मूवमेंट कम नहीं होना चाहिए। दादा हम आपके साथ तब भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन हमारी जो लाइन है वो लाइन सामाजिक होनी चाहिए। हमारी सब लोगों की लाइन सामाजिक होनी चाहिए। भोले सर जैसे लोग खुल के आके बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि हम लोग सब लोग बोल रहे हैं आता आपला आलाच पाहिजे, लई झाला आता काहीतरी वेगळा झालाच पाहिजे। अरे काय झालाच पाहिजे, इसका छोटा, इतनी छोटी बात को क्यों जम के बोलते हैं।
बड़ी बात को जम के बोलो ना कि इस देश के मालिक हम बनना ही चाहिए, अभी घोषित होना ही चाहिए।